दोस्तों हाल में मैंने एक थ्रिलर ड्रामा मूवी देखी है जिसका नाम है कन्नकी। IMDb पर मिला है इस मूवी को 6.6 आउट ऑफ 10। और इस फिल्म में हमें चार लड़कियों की कहानी दिखाई जाती है जो अलग अलग परेशानियों का सामना कर रही है। अब उनकी जिंदगी में कैसी कैसी घटनाएं होती है और उन्हें कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, यही देखेंगे हम आज की कहानी में। यह एक इंस्पिरेशनल कहानी है जिसके जरिए हमें समाज के रियलिटी को दिखाया गया है। फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी है और एंड में आते आते आपको एक जबरदस्त ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा जिसे देखकर आप शॉक रह जाओगे। इसीलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही साउथ के मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें किसी गांव में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है कलई। सुबह सवेरे कलई अपने घर के पास एक छोटे से पौधों को प्लांट कर रही होती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि आज लड़के वाले कलई को देखने के लिए आने वाले हैं। अब कलई तो एक मिडिल क्लास फैमिली से आती है, इसलिए उसकी माँ तो यहाँ पर हंगामा खड़ा कर देती है। मतलब कि वो सुबह से भागा दौड़ी करने लगती है। कलई के पिताजी को देखती है और उसे कहती है कि ये क्या जी, अभी तक आप नहाए नहीं हो, जाओ जाकर जल्दी से नहा लो। उसके बाद वो कलई को देखकर कहती है कि बेटा तुम भी अब तक क्या कर रही हो, जाओ सारे काम निपटा लो, हमें जल्दी से जल्दी सब कुछ तैयार करना होगा। लड़के वालों ने कहा है कि वो निकल चुके हैं, वो कभी भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। अब कलई की जिंदगी में यह सब कुछ पहली बार हो रहा होता है। मतलब कि लड़के वाले कलई को देखने के लिए आ रहे हैं। कलई थोड़ा सा घबराई हुई होती है और उसी तरह से उसके मन में थोड़ा एक्साइटमेंट भी होता है। खैर अब कलई फाइनली रेडी होकर लड़के वालों के सामने आ जाती है। जब वो लड़का कलई को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। उस लड़के को कलई से पहली नजर में प्यार हो जाता है। अब उसके थोड़ी देर बाद बड़े बुजुर्ग उन दोनों को घर के पीछे जाने के लिए कहते हैं ताकि वो थोड़ा सा पर्सनली बात कर सके। अब यहाँ पर थोड़ा सा सैड में आने के बाद वो लड़का कलई से कहता है कि कलई आप मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ गई हो, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ आपसे ही। ऐसा कहते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगता है और फिर वहां से ही चला जाता है। खैर अब लड़के वाले जाने के बाद कलई की फ्रेंड उसके घर पर आती है और ये दोनों सोच में पड़ जाती है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर बात यह है कि कलई की माँ ने कलई को बहुत ज्यादा प्रिपेयर करके रखा था कि लड़के वाले आएंगे, तुमसे काफी सारे सवाल पूछेंगे, तुम्हें उठने बैठने के लिए कहेंगे, चलने फिरने के लिए कहेंगे, डांस भी करने के लिए कहेंगे और यहाँ तक कि गाना गाने के लिए भी कहेंगे। और कलई की माँ ने उसे ये सब कुछ सिखा कर रखा था। लेकिन यहाँ पर लड़का आया और उसने कलई को पसंद भी किया और वो चला भी गया। इस वजह से कलई थोड़ा सोच में पड़ जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, सब कुछ इतनी आसानी से हो गया। खैर अब उसी रात सोते समय कलाई की माँ और कलाई के पिताजी के बीच थोड़ा सा झगड़ा होने लगता है। बात यही होती है कि आज जो लड़का कलई को देखने के लिए आया था वो लड़का कलई की माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसीलिए वो अपने पति से कहने लगती है कि ओ जी, मुझे अभी भी पता चला कि वो लड़का हमसे नीची जाति का है, इसलिए मुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं अपनी बेटी की शादी हमारे बिरादरी के लड़के वालों से करना चाहती हूँ। अब ये बात सुनने के बाद कलई के पिताजी को हल्का सा गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो लड़का भी अच्छा है, उसकी फैमिली भी अच्छी खासी है, कमाता भी ठीक ठाक है और इसमें जात पात को घुसाने की क्या जरूरत है। लेकिन यहाँ पर कलई की माँ अपनी बात चलाने लगती है कि नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी उस घर में बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्या दुनिया में लड़कों की कमी है। इस तरह से कलई के फादर के साथ बहस करने लगती है। अब हम देखते हैं कि वहाँ बगल में ही कलई सो रही होती है और वो ये सारी बातें सुन लेती है। ये बातें सुनकर वो थोड़ा सा नाराज हो जाती है क्योंकि उससे भी वो लड़का पसंद आ गया था। खैर अब उसके अगले सीन में हमें नेत्रा नाम के एक हाउस वाइफ को दिखाया जाता है और फिलहाल नेत्रा घबराई हुई हालत में कोर्ट के पास आती है। यहाँ पर वो एक वकील से मिलती है जिसका नाम होता है शशि। वो नेत्रा को अपने केबिन में बुलाता है और नेत्रा यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम उसे बताने लगती है कि अभी तक नेत्रा को एक भी संतान नहीं हुई है, जिस वजह से नेत्रा का पति उसे डिवोर्स मांग रहा है और नेत्रा यहाँ पर डिवोर्स नहीं चाहती। तो शशि कहने लगता है कि आप ये क्या बात कर रही हो मैडम, बच्चा पैदा ना करने की वजह से कोई तलाक देता है भला। आप घबराई मत, सारे एक्ट हमारे फेवर में है, आप समझ लीजिए ये केस हम ही जीतने वाले हैं। बस आप एक काम कीजिए, मेरी एक छोटी सी फी है उसे पे कर दीजिए, मैं आज आपके केस को प्रेडिशन पर डालूंगा, फिर देखते हैं आपके हस्बैंड को कोर्ट में उसे अच्छा सबक सिखाते हैं, डरिए मत, मैं आपके साथ हूँ। अब उसके अगले सीन में हमें मध्य और अभि नाम के एक लड़का और लड़की को दिखाया जाता है जो कि फिलहाल एक ब्लाइंड डेट पर आए होते हैं, वही जिसमें आंखों पर पट्टी बांधकर डेट पर जाया जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ अपने विचारों को शेयर करने लगते हैं। तो पता चलता है कि इन दोनों को ही शादी से एलर्जी है, ये दोनों ही बिना शादी के लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। अब उसके अगले सीन में हमें यशवंत नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है और उसी तरह यशवंत की डायरेक्टर बनने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है।
वो हर एक प्रोड्यूसर के पास जाकर अपनी कहानी उसे सुनाते रहता है कि कोई तो प्रोड्यूसर उसकी कहानी सुनकर उसे ओके कहेगा और उसकी कहानी में इन्वेस्ट करेगा। लेकिन वो जहाँ पर भी जाता उसकी कहानी सुनने के बाद सब लोग उसे रिजेक्ट कर देते, जिसकी वजह से बेचारा यशवंत बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वो सोचने लगता है कि कब तक वो ऐसे छोटे मोटे काम करते रहेगा। मुझे भी अब एक बड़ा आदमी बनना है और अपनी फिल्म बनानी है, पता नहीं मैं कब अपनी लाइफ में सेटल हो जाऊंगा। इस तरह से यशवंत हर रात अपने बारे में सोचते रहता है। अब उसी वक्त यशवंत की गर्लफ्रेंड गीता उसे कॉल करती है और वो उसे एक शॉकिंग न्यूज बताती है कि फिलहाल वो प्रेग्नेंट है। और ये खबर सुनने के बाद यशवंत के तो होश उड़ जाते हैं। फिर वो अपने एक दोस्त के पास जाकर गीता के बारे में बताने लगता है कि यार मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है और हम लोग फिलहाल बच्चा नहीं चाहते। अब मैं उसका अबॉर्शन कैसे करवाऊंगा, इसके बारे में मुझे कुछ तो आइडिया दो। इस तरह से वो अपने फ्रेंड की कुछ राय लेने लगता है। अब उसके बाद दूसरी तरफ हमें मधु और अभी को दिखाया जाता है, जो कि किसी फ्लैट पर एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं, लिविंग रिलेशनशिप में। टेरेस पर आकर ये बातें करने लगते हैं कि मुझे ये शादी वादी टोटली गलत लगती है। हम दोनों बिना शादी किए ऐसे ही टोटली हैप्पी रहेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। अगर हम दोनों ने शादी कर ली तो हम लोगों के बीच भी नॉर्मल लोगों की तरह लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। अब ऑफ कोर्स अभी भी उसी तरह सोचता है। अब यहाँ दूसरी तरफ गांव में कलई को फिर से दिखाया जाता है। कलई की माँ दोबारा से कलई के लिए एक लड़का ढूंढकर लेकर आती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शॉकिंग बात ये होती है कि जो कोई भी लड़का कलई को देखने के लिए आता, कलई की माँ कोई ना कोई कमी ढूंढकर उस लड़के को रिजेक्ट कर देती है। कभी कलाई की माँ को लड़का पसंद नहीं आता तो कभी लड़की की फैमिली पसंद नहीं आती, तो कभी उसकी प्रॉपर्टी पसंद नहीं आती तो कभी उसके रिश्तेदार वाले पसंद नहीं आते। इस तरह से वो फालतू रीजन देकर लड़के को रिजेक्ट करती रहती है। उसके बाद हमें नेत्रा को दिखाया जाता है, जिसके केस की कोर्ट में हियरिंग होती है। नेत्रा जज के सामने अपनी बात रखते हुए कहती है कि मैं डिवोर्स नहीं लेना चाहती, मैं अपने पति के साथ ही रहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे डिवोर्स मत दीजिए। अब यहाँ दूसरी तरफ यशवंत की गर्लफ्रेंड गीता जो प्रेग्नेंट होती है ना, वो भी यही सोचने लगती है कि कैसे इस प्रेगनेंसी से छुटकारा पा सके। और इस प्रॉब्लम को लेकर दोनों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग किसके पास जाए, किससे मदद मांगे। यहाँ इस तरफ कलाई के गांव में कलाई को एक लड़का देखने के लिए आता है, लेकिन तभी उस गांव में एक बूढ़ा आदमी मर जाता है। अब उसकी लाश को शमशान घाट पर ले जाते वक्त कलाई के पिताजी उस लाश ले जाते हुए आदमियों के सामने डांस वगैरह करने लगते हैं। मतलब कि ये उन लोगों का एक रिचुअल होता है, मरने के बाद ऐसा करना ये उनके गांव की प्रथा होती है। अब लड़के वाले कलाई को देखने के लिए उसके घर पर आते हैं और उसी वक्त कलाई के पिताजी भी वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन लड़के वाले तो कलाई के पिताजी को देखकर शॉक रह जाते हैं। वो पूछने लगते हैं कि अरे ये तो वही है ना जो लाश के सामने डांस कर रहे थे, क्या आपकी फैमिली का यही काम है। अब इस तरह से वो लोग खुद ही कलाई को रिजेक्ट करके वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर लड़के वाले जाने की वजह से कलाई की माँ अपने पति के ऊपर टूट पड़ती है। वो कलाई के पिताजी को डांटते हुए कहती है कि तुम्हारी वजह से ये रिश्ता टूट गया, वरना वो लड़का भी बहुत अच्छा था और उसकी फैमिली भी अच्छी लग रही थी। मतलब कि इस तरह से ये बेवड़ी कलाई के फादर के ऊपर ही ब्लेम करने लगती है और खुद पहले इतने सारे रिश्तों को मना कर दिया, वो कोई बात नहीं। अब उस रात बेचारे कलाई का फादर बाहर आकर अफसोस करने लगता है कि मेरी वजह से मेरी बेटी का रिश्ता टूट गया। अब अपने फादर को ऐसा रोता हुआ देखकर कलाई उनके पास आकर अपने फादर को समझाने की कोशिश करती है। दरअसल दोस्तों कलाई अपने पिता से बहुत ज्यादा प्यार करती है। वो अपने पिताजी को समझाने लगती है कि अरे पापा आप अफसोस मत कीजिए, ये सब कुछ आपकी वजह से नहीं हुआ है। इस तरह से बाप बेटी के बीच बहुत ही इमोशनल बातें होने लगती है। अब यहाँ पर दूसरी तरफ मदी का एटीट्यूड कुछ ज्यादा ही होता है। उसने अपने ऑफिस के टेबल के ऊपर पैर रखा था और वो वहाँ पर रॉब झाड़ रही थी। अब इसलिए उसका मैनेजर उसे कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर देता है। लेकिन मदी ने जो कुछ भी किया उसके ऊपर वो जरा सा भी अफसोस नहीं करती, उल्टा मैनेजर को ही डांटने लगती है। अब वो मैनेजर उसे कहने लगता है कि अगर तुमने अपना एटीट्यूड चेंज नहीं किया ना तो तुम इस जॉब से हाथ धो बैठोगी। खैर दूसरी तरफ नेत्रा और शशि को दिखाया जाता है। एक्चुअली कोर्ट ने यहाँ पर नेत्रा का मेडिकल टेस्ट करने के लिए कहा था, तो अब यहाँ पर शशि नेत्रा की मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर आकर नेत्रा के सामने आकर यही बात पूछने लगता है कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला, आप तो बहुत ही फिट हो और बच्चा जन्म दे सकती हो, कमी आपके अंदर नहीं बल्कि आपके पति के अंदर है। इवन आपने बात उनसे क्यों छुपाई, अपने पति को समझाओ कि वो चीजों को बिना जाने हुए ही तुम्हें डिवोर्स दे रहा है। और वैसे भी ये कैसा पति है तुम्हारा और तुम उसके साथ कैसे लाइफ स्पेंड कर रही हो। नेक्स्ट हियरिंग में मैं इसी सर्टिफिकेट को कोर्ट के सामने रखकर तुमको तलाक दिलवा दूंगा, आपका पति तो फ्रॉड निकला। अब यहाँ पर नेत्रा रोते हुए कहती है कि प्लीज मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, मैं अपने पति के साथ ही रहना चाहती हूँ। अगर मैंने डिवोर्स ले लिया तो मेरी सोसाइटी में क्या इज्जत रह जाएगी। डिवोर्स हुई लड़की को सोसाइटी किस नजर से देखती है ये मुझे पता है, जबकि किसी औरत का पति उसके साथ ही रहेगा तभी उसकी इज्जत होती है। इसलिए प्लीज आप ये सच किसी को मत बताइए, मैं डिवोर्स नहीं चाहती और प्लीज आप मुझे और मेरे पति को एक कर दीजिए। इस तरह से रोते हुए अपने मन की फीलिंग बताने लगती है।
अब यहाँ पर दूसरी तरफ यशवंत और गीता काफी सारी कोशिश करने लगते हैं इस बच्चे को गिराने के लिए। दरअसल यहाँ पर बात ये होती है कि गीता को तीसरा महीना चल रहा होता है और 3 महीने के बाद ही गीता को पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है। अब यहाँ पर ये लोग काफी से डॉक्टर के पास तो जाते हैं, लेकिन सभी डॉक्टर्स अबॉर्शन करने से मना कर देते हैं। इसलिए उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे। दूसरी तरफ नेत्रा का केस दोबारा से कोर्ट में हियरिंग के लिए आता है और नेत्रा का लॉयर शशि काफी सारी कोशिश करने लगता है कि नेत्रा को डिवोर्स ना मिले। लेकिन यहाँ पर अपोनेंट लॉयर नेत्रा के हस्बैंड को डिफेंड करने लगती है कि नेत्रा के अंदर ही कुछ कमी है, इसलिए वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती और उसी तरह से वो अपने पति के साथ ढंग से पेश नहीं आती, उसका ख्याल नहीं रखती। इस तरह से वो लॉयर काफी सारे झूठे इल्जाम नेत्रा के ऊपर डालने लगती है। नेत्रा के ऊपर प्रेशर डालने लगती है कि उसे कंपल्सरी डिवोर्स देना ही होगा। अब यहाँ पर भरे कोर्ट के सामने अपने ऊपर इल्जामों को लगता हुआ देखकर नेत्रा सारे कोर्ट के सामने से ही ऐसे ही बाहर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद शशि नेत्रा के पास आता है और उसे समझाने लगता है, अरे आप इस तरह से कोर्ट के रूम से बाहर नहीं आ सकते। जज के सामने से ऐसे आप निकल गई और मुझे डांट खानी पड़ी। जज ने मुझे कहा है कि आखिरी डिसीजन आपके ही हाथ में है, आप डिवोर्स चाहते हो या नहीं ये सोचकर बताइएगा। यहाँ दूसरी तरफ मधु और अभि की जिंदगी बिंदास चलने लगती है। घूमना फिरना, कांड बांट करना, इस तरह से दोनों हैप्पीली रहने लगते हैं। अब ऐसे एक दिन ये दोनों किसी पब में जाकर एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उसी वक्त शॉकिंगली अभी मधु को प्रपोज कर देता है। रिंग देकर कहता है कि विल यू मैरी मी, और ये देखने के बाद मधु के तो होश उड़ जाते हैं। मधु उस रिंग को लात मार के उसे फेंक देती है और उसे कहती है कि मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि मुझे सब कुछ पसंद नहीं है। हम दोनों के बीच में तो समझौता हुआ था ना कि हम शादी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। यहाँ इस तरफ कलाई की जिंदगी में एक दर्दनाक हादसा घटित होता है। कलाई के फादर को बाथरूम में हार्ट अटैक आने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और बेचारी कलाई अपने फादर की लाश को देखकर पूरी तरीके से टूट जाती है, क्योंकि कलाई पहले से अपने पिताजी को बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसके पिताजी उसका एक बेस्ट फ्रेंड की तरह ख्याल रखते थे और अब वही बेस्ट फ्रेंड उसकी लाइफ में नहीं है। बिना कलाई की शादी देखे वो इस दुनिया से चले गए। इस तरह से दोस्तों इन 4 लड़कियों की जिंदगी बहुत ही अलग अलग होती है। कलाई की शादी नहीं हो रही थी, नेत्रा की शादी हो चुकी है, लेकिन उसका पति उसे डिवोर्स चाहता है क्योंकि उसकी जिंदगी में बच्चा नहीं है। और यहाँ पर गीता बिना शादी किए प्रेग्नेंट हो गई है और उसे बच्चा नहीं चाहिए और वो अबॉर्शन करने वाली है। उसी तरह से मधु शादी वादी नहीं करना चाहती, बस लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहती है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात करें तो जिसके पास जो है वो उससे खुश नहीं है और जिसे वो चाहिए वो दूसरे के पास है। खैर अब दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं नेत्रा अपने पति को डिवोर्स देकर किसी ऑफिस में काम करने लगती है और उसी तरह से कुछ गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन भी करने लगती है। आगे अब उसकी पढ़ाई में एक बंदा उसकी मदद करता है और वो बंदा होता है वकील शशि। अब नेत्रा और शशि के बीच में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और रेगुलरली इनकी मुलाकातें भी बढ़ने लगती है। अब यहाँ पर दूसरी तरफ मधु और अभि अपने फ्लैट पर आकर यही डिस्कस करने लगते हैं। मधु कहने लगती है कि अभि मैंने तुमसे कहा था कि मैं शादी नहीं करना चाहती, हमारे बीच इसके बारे में पहले ही बात हो चुकी थी। अगर हम दोनों शादी कर लेंगे तो हमारे बीच में प्रॉब्लम आ जाएगी। अच्छा तो मुझे एक रीजन बताओ कि हम दोनों शादी क्यों करें। शादी करने के बाद हम दोनों एक साथ रहेंगे, वो तो अभी भी रह रहे हैं। एक दूसरे से प्यार करेंगे, वो तो अभी भी कर रहे हैं। और अगर तुमको बच्चा चाहिए तो मैं बच्चा देने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन हम दोनों शादी नहीं कर सकते। अब यहाँ पर अभी कुछ भी बात ना कहते हुए वहां से चला जाता है। अब यह दूसरी तरफ शशि नेत्रा को अपने घर पर लाता है और अपनी फैमिली वालों से मिलवाता है। नेत्रा को देखकर शशि की माँ उसे कहने लगती है कि बेटा तुम जल्दी से जल्दी शादी कर लो, अकेले औरत को जिंदगी गुजारना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और यहाँ पर हम ये बात पता चलती है कि शशि का फादर मिलिट्री में था और वो शहीद हो गए। उसके बाद शशि की मां ने ही अपने बच्चों को पाला और अपने बच्चों को बड़ा करते वक्त उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस तरह से वो अपना एक्सपीरियंस नेत्रा को बता रही होती है कि एक अकेली औरत को साथी की जरूरत होती है। खैर अब इसी दरमियान में नेत्रा और शशि एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं। हल्के हल्के से इन दोनों के बीच में और भी ज्यादा मुलाकातें बढ़ने लगती है। अब यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कलई की माँ कलई को अपने अंकल के पास लेकर जाती है। अब उस वक्त कलई का अंकल कलई की माँ से कहता है कि देखो बहना, मैं चाहता हूँ कि कलई की शादी मेरे बेटे के साथ हो और तुम भी मेरे बेटे को अच्छी तरीके से जानती हो। इस तरह से कलई की माँ कलई के अंकल के पास जाकर उसका रिश्ता पक्का करके आती है। फिर अपने घर पर जाते समय कलई की माँ उसे कहती है कि मैंने तुम्हारी शादी मेरे भाई के बेटे से तय कर दी है। और दरअसल वो लड़का वुमनलाइज होता है। अब ये बात कलई को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो लड़का कलई को पसंद नहीं आता, लेकिन यहाँ पर कलई की माँ उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है कि अगर तुम शादी नहीं करोगी तो तुम ऐसे ही कुंवारी रह जाओगी।
अगर मुझे तुम्हारी शादी के लिए ऐसे ही दर दर भटकना पड़े तो अब मेरे अंदर ये ताकत नहीं बची है और मेरे पास दहेज में देने के लिए भी कुछ नहीं है। तुम्हारे फादर इस दुनिया में नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर बेचारी कलई ना चाहते हुए भी शादी करने के लिए राजी हो जाती है। यहाँ इस तरफ यशवंत और गीता दर बदर भटकते ही रहते हैं, कभी इस हॉस्पिटल तो कभी उस हॉस्पिटल। लेकिन सारे डॉक्टर्स गीता का अबॉर्शन करने से मना कर देते हैं और अब फिलहाल गीता को चौथा महीना लग चुका है और इसीलिए कोई भी डॉक्टर उसका ऑपरेशन करने से साफ साफ मना कर देता है। यहाँ इस तरफ मदी अपने फ्लैट पर अपने फ्रेंड को लेकर आती है। अब उसके इस मेल फ्रेंड की बॉडी शॉडी बहुत ही तगड़ी होती है और ये बात अभी को पसंद नहीं आती। अभी अंदर से जेलस फील करने लगता है, लेकिन यहाँ पर मदी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उसके साथ बहुत ही क्लोजली बिहेव करने लगती है और उसे चिपक चिपक कर उसके साथ सेल्फी लेती है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर अभी जल रहा होता है। अब यहाँ इस तरफ यशवंत किसी जगह पर ऐसे ही चाय पी रहा होता है तो उसके पास एक ट्रांसजेंडर आती है और ये ट्रांसजेंडर उसकी जान पहचान वाली होती है। यशवंत अपनी प्रॉब्लम उसे बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है और हम दोनों ये बच्चा अभी नहीं चाहते, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो अब यहाँ पर यह औरत यशवंत को एक एड्रेस देती है और उसे कहती है कि इस डॉक्टर के पास जाओ, ये तुम्हारे गर्लफ्रेंड का अबॉर्शन करवा देगा, बस मेरा नाम उसे बता देना। और उसी तरह से वो यशवंत को थोड़ा सा पैसा भी देती है। अब यहाँ इस तरफ गांव में कलाई की शादी होने वाली होती है उसी लड़की के साथ, मतलब मामा के लड़के के साथ। अब यह दूसरी तरफ मदी और अभी के बीच में झगड़ा होने लगता है। अभी मदी से सवाल जवाब पूछने लगता है कि उस लड़के को तुम हमारे घर पर क्यों लेकर आई और तुम दोनों कमरे में जाकर क्या कर रहे थे, तुम उसके साथ इतना चिपक क्यों रही थी। तो यहाँ पर मदी अपना एक्सप्लेनेशन देने लगती है, वो मेरा एक जस्ट फ्रेंड है, वो मुझे बहुत दिनों बाद मिला इसलिए मैं उसे घर पर लेकर आ गई, और वैसे भी मैं सब कुछ तुमको एक्सप्लेन क्यों कर रही हूँ। अब इसी दरमियान में अभी को एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि मदी पहले ड्रग्स लिया करती थी और डिप्रेशन की शिकार थी। और उसी तरह से एक और शॉकिंग बात यह है कि मदी एक डिवोर्स लड़की है। अब यहाँ पर मदी बहुत ही अजीब सा बिहेव करने लगती है उसके डिप्रेशन की वजह से। यहाँ इस तरफ यशवंत और गीता बस में बैठकर उस एड्रेस के पास जाने लगते हैं जो उस औरत ने दिया था बच्चों को अबॉर्ट करने के लिए। यहाँ दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि नेत्रा एग्जाम में पास हो चुकी है और ये खबर सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब यही खुशखबरी वो शशि को सुनाना चाहती थी, इसलिए वो ये खबर बताने के लिए जाती है। तभी नेत्रा को शशि की माँ नजर आती है। नेत्रा शशि की माँ को ये बताने की कोशिश करती है कि माँ जी, शशि और मैं प्यार करते हैं। अब ये बात बताने से पहले ही शशि की माँ उसे कहती है कि बेटा, मेरे बेटे को छोड़ दो, तुम एक डिवोर्स लड़की हो और मैं नहीं चाहती कि एक डिवोर्स लड़की मेरे घर पर बहू बनकर आए, क्योंकि मेरी भी एक बेटी है और सोसाइटी में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। प्लीज बेटा, मेरे बेटे से दूर रहो। तो नेत्रा कहने लगती है कि अरे माँ जी, शशि भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, मैंने उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार देखा है, हम दोनों उसके पास से चलते हैं और उसी से पूछते हैं। तो यहाँ पर शॉकिंग बात यह होती है कि शशि की माँ यहाँ पर ऑलरेडी शशि के साथ फोन पर बात करी होती है, मतलब कि यहाँ पर शशि ऑनलाइन होता है और उसने ये सारी बातें सुन ली थी, लेकिन वो वहाँ पर चुपचाप ही रहता है, कुछ भी नहीं बोलता। और ये जानकर नेत्रा कहने लगती है कि सॉरी माँ जी, मैं खामखा पागलों की तरह शशि से प्यार कर बैठी, मैंने उसकी राय तक नहीं पूछी, सॉरी माँ जी, आज के बाद मैं आपके बेटे से नहीं मिलूंगी। यहाँ इस तरफ जब कलाई की शादी होती है तो कलाई किसी जगह पर बैठी होती है गुमसुम और मायूस होकर। अब कलाई की माँ उसे ढूंढते हुए उसके पास आती है तो तब उसको पता चलता है कि दरअसल कलाई को कुछ निजी प्रॉब्लम आ चुकी है और उसकी शादी तो मंदिर में होने वाली होती है, तो कलाई मंदिर में कैसे जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी कलाई की माँ उसे मंदिर ले जाती है और फाइनली उसकी शादी करवा ही देती है। चाहे यहाँ पर जो कुछ भी हो जाए, कलाई की शादी हो जाती है। यहाँ इस तरफ मदी अपने बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा करके डिप्रेशन की वजह से किसी सड़क के पास आ जाती है और ठान लेती है कि वो यहाँ पर आत्महत्या कर लेगी, मतलब कि बेचारी टूटकर बिखर जाती है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ गीता का उस हॉस्पिटल में अबॉर्शन हो जाता है और वो भी सेफली। अब उसके बाद सीन यहाँ पर प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। दरअसल दोस्तों ये 4 कहानियां कन्नगी नाम की एक लेखिका ने लिखी होती है अपने एक किताब में। अब प्रेजेंट डे पर कन्नगी इन सभी लड़कियों की कहानी एक्सप्लेन कर रही होती है और उन 4 लड़कियों की कहानी सुनने के बाद लोग कन्नगी से यही पूछने लगते हैं कि आखिरकार उन चारों लड़कियों का कंक्लूजन क्या है। तो इस सवाल का कन्नगी के पास कोई भी जवाब नहीं होता, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से बाहर आ जाती है। और यहाँ पर हमको एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि एक्चुअली ये चारों लड़कियों की कहानी अलग अलग नहीं होती, बल्कि ये कहानी कन्नगी की होती है। दरअसल कन्नगी के पिताजी यही चाहते थे कि कन्नगी एक राइटर बने। पहली कहानी में जो कलई नाम की लड़की दिखाई गई थी वो और कोई नहीं कन्नगी ही होती है। जब कन्नगी ने अपने फादर को खो दिया तो उसकी माँ ने अपने मामा के बेटे के साथ उसकी शादी कर दी।
उसके बाद उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ और कन्नई का हस्बैंड कन्नई से डिवोर्स चाहने लगा और यही कहानी नेत्रा नाम की लड़की की थी। खैर, अब कन्नई अपने हस्बैंड को डिवोर्स देकर खुशी से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसके बाद कन्नई किसी लड़के के साथ ब्लाइंड डेट पर गई और अब वो यहाँ पर शादी वादी नहीं करना चाहती थी, अपनी फैमिली नहीं बसाना चाहती थी। तो यहाँ पर अभि नाम का बंदा कन्नई की जिंदगी में आ गया और कन्नई प्रेग्नेंट हो गई। तो अबॉर्शन करने के लिए वो दोनों इधर उधर स्ट्रगल करने लगे और यहाँ पर फाइनली कन्नई का अबॉर्शन भी हो गया। इस तरह से कन्नई ने अपनी खुद की कहानी 4 लड़कियों के जरिए बताई और उसी तरह उसके ऊपर एक किताब लिख डाली। उसकी जो किताब में लड़कियां थी, कलई, नेत्रा, मदी और गीता, ये सब कुछ वही थी। अपने जिंदगी में इतनी सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद कन्नई को फाइनली सक्सेस मिली और इसीलिए कहते हैं ना कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, सक्सेस आपको जरूर मिलती है। और दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।